गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके शराब से मौत की घटनाएं सामने आती रहती है। ताजा मामला आया है सिवान से, जहां परिजनों के मुताबिक शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सिवान में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति परमात्मा यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब पीने से परमात्मा की मौत हुई है। वहीं पिंटू यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज गोरखपुर में जारी है। वहीं शराब पीने से मौत की खबर के बाद अधिकारी मछौता गांव पहुंचे और पूछताछ शुरू की। मृतक की पत्नी के मुताबिक कल शाम गांव के कुछ लोगों ने परमात्मा को शराब पिलाई और जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कोनो पहले से बीमारी रहल कि शराब पियला से मौत भइल बा? कोनो बेरामी नहीं तो शराब पियला से मरल बारे कैसे? शराबे पियले पिया गलबा नतिया के बेटा जब 7 बजे रात पियले 7 बजे रात खन ले जाके देखो हुए जाना में लुका के साइकिल जाके देख के गइल बा। देखिए, न्यूज 18 अपील करता है, सिवान के दौरंदा में कथित जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत और दूसरे व्यक्ति के बीमार होने की खबर सामने आई। ऐसे मामलों के बाद पीड़ितों और मृतकों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग शराब की बात छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की तबीयत बिगड़ रही हो तो उसे छिपाने के बजाय बिना डरे समय सबसे पहले अपना इलाज कराना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर मुंगेर से। और इधर मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 3 युवकों की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 युवकों के शव को नदी से निकाल लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी। वहीं इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदबाड़ा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक नदी में गहरे पानी में चले जाते हैं और जिसके कारण 3 युवकों की डूबने से मौत हो जाती है, जबकि 4 युवकों को मौके पर मौजूद लोग डूबने से बचा लिए। हालांकि हादसे का मुख्य वजह लोगों की तरफ से बरती गई लापरवाही है। यदि लोग इस दौरान सजग रहते तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। और गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में चलाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन स्कूलों में छात्र सुबह नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं कई शिक्षक भी स्कूल से नदारद रहते हैं। बाढ़ के एक स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के बेली स्कूल। ये वो स्कूल है जो किसी जमाने में काफी अपना नाम करता था और यहाँ के छात्र आज बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। लेकिन आज स्कूल का हाल ये है कि सुबह 6:30 से 11:30 तक मॉर्निंग स्कूल है, लेकिन स्कूल में एक बच्चे नहीं आए। शिक्षक तो मौजूद हैं, लेकिन शिक्षक का नाम है कि पढ़ाएं तो पढ़ाएं किसे, स्कूल में एक छात्र नहीं है। आपको कई क्लासरूम हम दिखाते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि स्कूल में एक भी बच्चे जो है मौजूद नहीं है। सुबह के 7 बज चुके हैं और 6:30 से 11:30 स्कूल में पहुंचने का टाइम है। आप देखिए सब स्कूल का क्लासरूम में देखिए ताला बंद है। आप देखिए कैमरा नंबर देखते जाइए, क्लासरूम में सारा दरवाजा बंद। ये क्या है? ये सब बंद है, ये सब ये क्लासरूम है ना? क्लासरूम बंद है उधर। अच्छा सर, ये बताइए आपका नाम क्या है? आशीष है। बच्चे क्यों नहीं आते हैं? टीचर लोग तो आते हैं, बच्चे अभी एडमिशन चल रहा है ना, इसी कारण बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं। क्लास कितने से कितने बजे तक है? 6:30 से 11 बजे तक। अभी सर कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 7 बज रहा है। 7 बज रहा है, 7:15 हो रहा है। जी सर। तो आप लोग बच्चों को बोलते नहीं कि तुम लोग स्कूल आया करो? बच्चा लोग हम सब कहते हैं, लेकिन अभी एडमिशन चल रहा है इसलिए नहीं बच्चे लोग आ रहे हैं। किस क्लास का एडमिशन हो रहा है? 9th का चल रहा है और 10th का पास कर गया लड़का लोग, इसलिए नहीं आ रहे हैं। क्लास कितना से कितना तक आपका स्कूल है? 6:30 से 11 बजे। नहीं, वर्ग सीनियर क्लास का है, जूनियर क्लास का है? दोनों है, 9th 10th 11th 12th। तो 11th 12th के बच्चों को सुबह 7 बजे आने में कठिनाई होती है क्या? अभी देखिए बच्चे लोग 12th पास कर गए, 11th में एडमिशन होने वाला है, इस कारण बच्चे लोग नहीं आ रहे। 9th में एडमिशन हो रहा है, इस कारण से अभी एडमिशन चल रहा है। मात्र 16 स्टूडेंट, अभी 17 स्टूडेंट हुए और कुछ दिन के बाद ही मतलब आपका क्लास शुरू होगा। यानी कि एडमिशन को लेकर क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं और एडमिशन पूरा होने के बाद बच्चों को आने की संभावना है। हालांकि ये सर का तर्क जो है कुछ उचित नहीं लगता कि बच्चे सुबह 7 बजे भी नहीं आ रहे हैं और एडमिशन नहीं हो रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।
और पिछले 2 दिनों से सीएम नीतीश नालंदा दौरे पर थे, जहां उन्होंने पुराने साथियों के साथ साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और नीतीश के नालंदा दौरे के दौरान उनका एक अनोखा और देसी अंदाज भी दिखा। सीएम नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज आपने शायद ही देखा होगा। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का यही अंदाज लोगों के सामने आया, जब सीएम अपने कारकेड और लग्जरी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर न केवल टमटम पर सवार हुए, बल्कि अपने गृह क्षेत्र नालंदा में टमटम से शहर का चक्कर भी लगाया। मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी उत्साहित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी सहजता से सीएम टमटम पर शहर में सवारी कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अपने गृह जिला नालंदा में थे, जहां उन्होंने पुराने साथियों से मुलाकात की। नालंदा दौरे के दौरान सीएम सोहडीह भी पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की। सोहडीह में किसानों ने सीएम को कई सब्जियां भी भेंट की। किसानों से मुलाकात के बाद सीएम ने टाउन हॉल में पुराने साथी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। हम कभी भूल सकते हैं क्या प्रेम का भाव लोगों के मन में रहता है। आप लोगों से मिले, सब जगह बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं भी दी हैं, सब पर गौर किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने दिया है, सब पर गौर करेंगे और जो भी हम लोगों से संभव है आप लोगों के हित में काम करेंगे। और इतना ही कहते हुए कि हम सब लोग मिलकर चलें और आगे बढ़ें। राज्य को आगे, शहर को तो करना ही है, एकदम बिल्कुल इसको मॉडर्न बनाना, आधुनिक बनाना। उस तरह से राज्य का विकास हो और पूरे देश का विकास हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से नालंदा के दौरे पर थे। इस दौरान विकास की हकीकत को जानने के साथ ही पुरानी यादें भी ताजा की। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और विधान परिषद में राबड़ी बनी नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद से अधिसूचना पत्र भी जारी कर दी गई है। तो देखिए, विधान परिषद में राबड़ी देवी अब जो है नेता प्रतिपक्ष बनी है और विधान परिषद से अधिसूचना पत्र भी जारी कर दी गई है। 11 अप्रैल के प्रभाव से मान्यता मिली है और विधान परिषद में आरजेडी के 11 सदस्य हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। मदन मोहन झा ने बुधवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनका टर्म 7 महीने पहले ही पूरा हो चुका है और वे पहले ही इस्तीफे का ऑफर दे चुके हैं। और इधर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। अजीत सिंह मंगलवार को जेडीयू में शामिल हुए थे और पार्टी ज्वाइन करने के बाद अजीत सिंह कल उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। उधर मुंगेर के असरजगंज में एक ड्रोन बरामद किया गया। ये ड्रोन रहमतपुर के पास एक खेत से बरामद हुआ है। गांव के लोगों ने जब खेत में ड्रोन के जैसी चीज को देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनी ड्रोन को साथ ले गई। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रोन कहां से आया है, कहीं इसके पीछे किसी तरह की साजिश तो नहीं। फिलहाल इसे लेकर जांच जारी है। और गर्मी बढ़ने के साथ ही एईएस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एईएस से एक और बच्चे की मौत हो गई है। एसकेएमसीएच में वैशाली के कुंदन कुमार की मौत हुई और इस साल एईएस से मौत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले इस साल जनवरी में एक बच्चे की मौत हुई थी और एसकेएमसीएच में अब तक एईएस के 12 मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। हालांकि 5 ऐसे मरीज हैं जिन्हें एईएस होने का शक जताया जा रहा है। आज एक बच्चे की मौत हुई है। कुंदन कुमार
वैशाली सराय का रहने वाला बच्चा था, जो कि केजरीवाल में भर्ती कराया गया था अपने अभिभावकों के द्वारा। जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो विजिट के दौरान केजरीवाल में गई थी और उसने बच्चे को फिर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया 2 दिन पहले, जो कि एएस नोन बच्चा था और उसकी आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। इधर रोहतास के डेहरी अनुमंडल में 4 सालों से फरार चल रहे कुख्यात इनामी नक्सली विजय आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास पुलिस और औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। रोहतास एसपी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें अलर्ट किया था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी थी। पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए हैं। दरअसल विजय आर्या नक्सलियों से लेवी वसूलने का एक प्रमुख जरिया था। फिलहाल उससे पूछताछ पूरे मामले को लेकर जारी है। पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहां पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम है उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य। उधर पूर्णिया में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला हुआ है, जहां बिना पौधे लगाए रुपए निकाल लिए गए और विभाग की तरफ से 3 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। हालांकि मुखिया और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पौधे लगाए ही नहीं गए और बड़ा घोटाला हुआ है। अभी मैं मौजूद हूं बुधेली सतकोदड़िया रोड पर, मोड़ पर, और ये बुधेली से सतकोदड़िया रोड है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी वृक्षारोपण नहीं हुआ है, लेकिन मनरेगा योजना के तहत इस पर वृक्षारोपण हुई है और 3 यूनिट वृक्षारोपण कर इस पर पैसा भी उठा लिया गया है। हमारे साथ यहाँ के गुवासी के मुखिया भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कभी वृक्षारोपण हुआ है। मुखिया जी, क्या स्थिति रहा है यहाँ का? नहीं, आज तक इस रोड में हम लोग 2001 से सतकुदरिया के मुखिया थे। अभी आदिवासी होने के कारण हम गुवासी से मुखिया हैं। बुधेली से सतकुदरिया में आज तक कभी वृक्षारोपण हुआ ही नहीं, हम लोग तो देखे ही नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि इस पे 3 यूनिट का कार्य हुआ है और पैसा भी उठाते हैं, तो हम लोग के समझ से परे की बात है। तो क्या लग रहा है, ये लूट हो रही है मनरेगा योजना? ये तो हाँ, लूट ही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे कभी वृक्षारोपण नहीं हुआ है, लेकिन मनरेगा योजना के द्वारा वृक्षारोपण कर इस पर 3 यूनिट का लाखों रुपया उठा लिया गया है। ऐसे में सहज समझा जा सकता है कि मनरेगा योजना किस तरह से लूट की योजना साबित हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 बुधेली। और सिवान में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बच्चों की तबीयत खराब होने की संभावना भी बढ़ गई है। कुछ जिलों में चमकी बुखार पांव पसार रहा है। हालांकि जिले में अभी तक चमकी बुखार का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सदर अस्पताल के पीकू वार्ड वहां पर बनाया गया है और अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। चमकी की धमकी मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में दस्तक दे चुका है। ऐसे में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में। किस तरह की व्यवस्था है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं चमकी को धमकी। मैडम हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम चमकी को लेकर किस तरह से अलर्ट है सिवान में? चमकी के लिए तो अभी हम लोग ने जो पीकू वार्ड है उसको तैयार कर रखा है। तो 10 बेड है हम लोग को, 10 बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए बेड है, जिसमें 5 जो है विथ ज़्यादा जो वेंटिलेटर्स के साथ है, और जो भी इसके दवाइयाँ जो है, जो किट है, ये इस किट जो सरकार से आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। विथ फुल टीम ऑफ डॉक्टर्स है, विथ फुल टीम ऑफ नर्सिंग स्टाफ है। गर्मी में बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है, ऐसे में क्या आपका एडवाइजरी रहेगा कि बच्चे इसमें है कि बच्चे को बाहर धूप में निकलने नहीं दीजिए, उसको खूब पानी पिला के रखिए। अगर बच्चे को फीवर होता है, थोड़ा सा उसके जो सेंसोरियम लेवल है वो अगर ऑल्टर करने लगता है, हाई फीवर होता है, तो तुरंत आके हमको रिपोर्ट करना। और सब गार्जियंस को चाहिए कि वो बच्चे को, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चे को घर से बाहर बेवजह बाहर घूमने के लिए ना दें।
बच्चे को बेवजह बाहर घूमने न दे। अगर चमकी बुखार की बात की जाए या गर्मी अन्य किसी बीमारी से बच्चों की प्रभावित होने की बात की जाए तो सिवान सदर अस्पताल में तैयारी की गई है, लेकिन आवश्यकता है और बेड बढ़ाने की और सुविधाएं देने की, ताकि अगर एकाएक गर्मी के चलते या चमकी बुखार अगर पाँव पसारता है सिवान में तो उस पर काबू पाया जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और औरंगाबाद जिले के बारून के समीप NH-19 पर बनकर तैयार हो चुके रेलवे फ्लाईओवर से वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। 150 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर में 1000 टन स्वदेशी स्टील का उपयोग किया गया है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से देश के सबसे व्यस्त हाईवे पर न सिर्फ वाहनों का आवागमन सामान्य हो जाएगा, बल्कि जाम की समस्या से भी लोगों को अब राहत मिलेगी। लाइनें चल रही हैं, DFCC की 2 लाइनों को जोड़ा जा रहा है इसके पास से, जिसमें कि केवल माल ढुलाई का कार्य किया जाएगा। तो इस पुल बनने से माल ढुलाई के कार्य में बहुत सुविधाएं हो जाएंगी और हमारे भारतीय रेल को कुछ आर्थिक समृद्धि होगी। और ये पुल बनने से ट्रैफिक के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 लेन का पुल चल रहा है, जबकि ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें 8 लाइन का बन जाएगा। जैन धर्म के 24वें गुरु भगवान महावीर के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महोत्सव के लिए शहर को सजाने का काम किया जा रहा है और सैकड़ों मजदूर स्टेज और निर्माण काम में लगे हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद करेंगे और इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से आए कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। जो अभी हम लोग जैसे कोरोना काल से निकले हैं या बहुत सारी की बातें हैं, तो वो सारे संदेश को देने के लिए हम लोगों ने ये महोत्सव अभी ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा। और सारी तैयारियां चल रही है। कल्चरल प्रोग्राम भी इसमें है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ का प्रोग्राम। और बिहार में सतवान पर्व को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए गंगा के तट पर इकट्ठा हो रहे हैं। बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न घाटों पर लोगों की भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंच रही है। सतवान का मिथिलांचल में विशेष महत्व है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद नए अनाज से तैयार सत्तू का सेवन करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर रोपवे हादसे में 22 लोगों की जान बचाने वाले रोपवे कर्मचारी पन्नालाल से भी बातचीत की। पन्नालाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया कि कैसे घटना की सूचना के बाद फौरन वो घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की जान बचाने में वो जुट गए। पन्नालाल ने रेस्क्यू के दौरान 22 पर्यटकों की जान बचाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पन्नालाल की जमकर तारीफ की। देवघर में रविवार को त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 57 पर्यटकों की जान बचाई गई। आप क्या करते हैं पन्नालाल जी? पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? कहां से खाना खा गया, क्या हुआ, पहाड़े से तो हम लोग देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।